हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हम कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने अभी तक 4 साल के जो 2022, 23, 24 और 2025 के जो हैं पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, जो उसमें विकल्प जो हैं सभी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, आज हम जो 3 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो PDF फॉर्मेट है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व। ठीक है, ये 3 अंक का 2021-22 के पेपर में पूछा गया वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व क्या है? तो सबसे पहला क्या है? रोगों से बचाव। ठीक है, रोग से बचाव के लिए क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नियमित स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, और साफ कपड़े पहनने से क्या होता है? बैक्टीरिया व वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे क्या होता है? बचाव होता है। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या महत्व है? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। ठीक है, स्वस्थ रहने से शरीर जो रहता है क्या रहता है? हमारा तंदुरुस्त रहता है। ठीक है, और आत्मविश्वास जो रहता है वो हमारा बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अच्छा सामाजिक प्रभाव। ठीक है, साफ सुथरा व्यक्ति समाज में क्या होता है? अच्छा प्रभाव डालता है। ठीक है ना, उनकी छवि जो रहती है वो क्या होती है? सकारात्मक बनती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट जो है, 3 अंक का प्रश्न है, तो इसलिए 3 पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन, उद्यमियों और कर्मचारियों के दृष्टिकोण के बीच अंतर। ठीक है ना, जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, वो उद्यमी कहलाते हैं, और जो नौकरी करते हैं वो कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है ना, किसी के अधीनस्थ रहकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और उद्यमी जो रहते हैं वो अपना स्वयं का काम करते हैं, मतलब व्यवसाय करते हैं। ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण के बीच क्या अंतर है? उन दोनों का दृष्टिकोण कैसा होता है? ठीक है ना, तो ये भी 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है? जोखिम लेने की प्रवृत्ति। ठीक है ना, मतलब जोखिम लेने की क्षमता किसमें होती है? तो उद्यमी जो होते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय करते हैं, उनमें जोखिम उठाने के लिए क्या होते हैं? हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, जबकि कर्मचारी जो रहते हैं, ठीक है ना, जो नौकरी करते हैं, वो स्थिर और सुरक्षित आय चाहता है। ठीक है ना, अगला क्या है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता किसमें होती है? जो व्यापार करते हैं, उनका खुद का व्यवसाय व्यापार होता है, तो वो उद्यमी जो रहते हैं वो स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है ना, और नीतियां खुद ही बनाता है अपने व्यवसाय के लिए। ठीक है, लेकिन कर्मचारी जो होते हैं वो निर्धारित जो नियम होते हैं और उन्हीं को क्या करता है? उन्हीं का पालन करता है, निर्देशों का। जो उसको निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, और उन निर्देशों का क्या करता है? पालन करता है कर्मचारी। ठीक है ना, अगला क्या है? लाभ और जिम्मेदारी। ठीक है ना, उद्यमी जो रहता है लाभ हानि दोनों का क्या होता है? जिम्मेदार होता है, मतलब कि वो स्वयं ही निर्णय लेता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है? उद्यमी की होती है। ठीक है, जबकि कर्मचारी जो होता है वो निश्चित वेतन पे क्या करता है? काम करता है, निश्चित वेतन पाता है, और सीमित जिम्मेदारी होती है, मतलब जिम्मेदारी जो रहती है वो जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है, बस उन्हीं जिम्मेदारियों को वो क्या करता है? निभाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? उद्यमी और कर्मचारियों के दृष्टिकोण के बीच क्या हो गया? अंतर है। ठीक है ना, 3 नंबर का है, इसलिए 3 पॉइंट इसमें पर्याप्त है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में बताना है। ठीक है ना, पादप वृद्धि हार्मोन मतलब कि पौधों की वृद्धि के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होते हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हार्मोन होते क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं। तो पादप वृद्धि हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और विभिन्न जैव क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उन्हें पादप वृद्धि हार्मोन, या उसको एक शब्द और बोलते हैं क्या? फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होकर पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, अब पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो पहला क्या है? ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है? जड़ तने की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है, और कोशिका की लंबाई को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है ना, जिब्रेलिक एसिड, GA3 भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? GA3 भी बोलते हैं ना, GA3।
जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है और बीज के अंकुरण में क्या करता है, मदद करता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है ना। तीसरा क्या है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन में मदद करता है। विभाजन मतलब जैसे एक कोशिका है, ठीक है ना, तो एक कोशिका से क्या बनती है, 2 कोशिका बन गई, ठीक है, 2 कोशिका से 4 कोशिका बन गई, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करता है, कोशिका का विभाजन होते जा रहा है, ठीक है ना। तो साइटोकाइनिन जो रहता है ये कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सिन क्या करता है, कोशिका की आकार में वृद्धि करता है। मतलब पहले छोटी कोशिका रहती है तो ये क्या हो जाती है, बाद में बड़ी हो जाती है और बड़ी होती जाती है, तो मतलब ये क्या करता है, उसमें आकार में वृद्धि करता है, ठीक है। आपसे विकल्प में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। और कौन सा हार्मोन जो रहता है वो कोशिका के क्या करता है, आकार में वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ऑक्सीजन आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला हार्मोन क्या है, एथिलीन, ठीक है। एथिलीन जो होता है ये गैसीय हार्मोन, एक प्रकार का क्या है, गैसीय हार्मोन। गैसीय हार्मोन मतलब गैसीय अवस्था में ये पाया जाता है, ठीक है ना, जो फलों को पकाने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है, एथिलीन हार्मोन। और क्या है फिर अगला, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ये वृद्धि को रोकता है, ठीक है, और पत्तियों को झड़ने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, ये 5 हार्मोन होगा, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। 5 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आप लिख के सकते हो। और 3 अंक में अगर आया है तो पादप वृद्धि हार्मोन की परिभाषा लिख सकते हो और हार्मोन के केवल क्या लिख सकते हो, आप नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की खेती के लिए अनुकूलतम स्थिति के बारे में लिखिए, ठीक है ना। ये भी 3 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप फूलों की खेती करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी अनुकूल स्थितियां होती हैं फूलों की खेती के लिए, उसके बारे में इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, फूलों की खेती के लिए अनुकूलतम स्थिति, ठीक है ना। क्या है, सबसे पहला जलवायु है, क्या है, जलवायु। जलवायु क्या करते हैं, जलवायु कौन सी चाहिए रहती है फूलों को, तो समशीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु जो रहती है वो फूलों की खेती के लिए सबसे क्या होती है, उपयुक्त होती है, ठीक है ना। तापमान की बात करते हैं तो तापमान जो रहता है फूलों की खेती के लिए सामान्यतः 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहता है वो अच्छा माना जाता है तापमान, ठीक है ना। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। बाकी फसल के अनुसार परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि ठंड का मौसम है तो कम तापमान चाहिए रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा तो ज़्यादा तापमान चाहिए रहेगा उनके लिए, ठीक है ना। मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मिट्टी जो रहती है वो कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, और दोमट मिट्टी जो रहती है वो सर्वोत्तम होती है, ठीक है। और मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7.5 है ना, 7.5 जो पीएच मान होता है ये पौधों के विकास के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 पीएच होना चाहिए, ठीक है। सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई क्या होनी चाहिए, नियमित और संतुलित सिंचाई आवश्यक होती है, ठीक है ना। सिंचाई जब करते हैं तो जल भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में अगर जल भराव होता है तो वहाँ क्या होती है, जड़ जो रहती है वो समस्या होती है, जड़ सड़न की समस्या हो जाती है ना, जड़ जो रहती है वो सड़ जाती है और पौधा जो रहता है वो गिर जाता है, ठीक है ना। प्रकाश की बात करते हैं तो अधिकांश फूलों को 6 से 8 घंटे प्रतिदिन धूप की आवश्यकता होती है ना। कुछ पौधे जो रहते हैं उनको छायादार स्थानों पे लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें छाया जो रहती है वो ज़्यादा पसंद होती है। तो छाया प्रेमी पौधों को आंशिक छाया मतलब कि जहाँ पर धूप रहती है वो छन के आती है, ठीक है ना, वो स्थान जो रहता है उपयुक्त होता है, ठीक है ना। खाद और उर्वरक की बात करें तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जो रहती है ना, और संतुलित एनपीके उर्वरकों का उपयोग करने से फूलों की गुणवत्ता जो रहती है वो अच्छी होती है, ठीक है, और उत्पादन जो रहता है वो बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रोग व कीट नियंत्रण, ठीक है। समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और उचित नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, फूलों की खेती के लिए अनुकूलतम स्थिति हो गई, ठीक है ना। आप केवल इन पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है ना। इन पॉइंट को भी लिख के आएंगे तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वर्ष 2022-23 में जो है ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। वर्ष 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, गैर मौखिक संचार के प्रकारों को लिखिए, ठीक है। गैर मौखिक संचार, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि गैर मौखिक संचार आखिर होता क्या है, ठीक है। तो गैर मौखिक संचार क्या है, तो गैर मौखिक संचार वह संचार है जिसमें बिना शब्दों के, ठीक है, हाव भाव, विचारों या संदेशों
हाव भाव और विचारों से क्या करते हैं हम संदेशों को क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है गैर मौखिक संचार। इसमें गैर मौखिक संचार नाम से समझ में आ रहा है, इसमें शब्दों का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए गैर मौखिक संचार के प्रकारों की बात करें तो क्या होते हैं, सबसे पहला क्या है हाव भाव, ठीक है। शारीरिक हाव भाव जैसे हाथ, सिर या शरीर की हरकतों से क्या करते हैं हम भाव प्रकट करते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप या तो सिर हिलाएंगे, ठीक है ना, नहीं आएगा तो नेगेटिव रूप में क्या करेंगे आप सिर हिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है शरीर की हरकतों से जो है वो सामने वाले को संदेश पहुंच जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है मुख मुद्रा, ठीक है ना। चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है उससे बोलते हैं मुख मुद्रा, ठीक है ना। चेहरे के भाव जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर खुश है, प्रसन्न है, तो उसका चेहरा जो है हंसता हुआ दिखेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर क्रोधित है तो वो गुस्से में दिखेगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर उदास है तो वो क्या दिखेगा अपन को दुखी दिखेगा, ठीक है। दुखी व्यक्ति जो रहते हैं उदास रहते हैं, ठीक है। मतलब चेहरे की अभिव्यक्तियों को देख के हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या ना, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है ये व्यक्ति जो है ये उदास है और ये क्या है प्रसन्न है, ठीक है ना। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है नेत्रों का संपर्क, आई कांटेक्ट बोलते हैं इसको। आंखों के माध्यम से क्या होता है आत्मविश्वास या रुचि दिखाना, ठीक है। यदि कक्षा में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और टीचर से अगर आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो टीचर समझ जाता है कि आप में कहीं ना कहीं क्या है आत्मविश्वास की कमी है, या आप जो है कि कक्षा में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा क्या होती है बैठने, खड़े होने या चलने का तरीका जो रहता है वो आपकी क्या होती है शारीरिक भाषा होती है, ठीक है, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। अगला क्या है स्पर्श, हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना आदि भी क्या है भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। यदि आप अच्छे से हाथ मिलाते हैं, मजबूती से हाथ मिलाते हैं, तो वो व्यक्त करता है आप में क्या है आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति हैं आप, ठीक है। यदि आपकी कोई पीठ थपथपाता है तो उसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये हमको क्या कर रहा है शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है स्थान या दूरी, ठीक है। बातचीत के दौरान दूरी बनाए रखना, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर पास में है, ठीक है, उनकी निकटता से समझ में आ जाता है कि वो क्या है अच्छे मित्र हैं, ठीक है। लेकिन दूरियां ये बताती हैं कि वो बात जरूर कर रहे हैं लेकिन घनिष्ठ मित्रता उनकी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है स्थान और दूरी जो है वो इन चीजों को दर्शाती है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप चाहें तो ये मुख्य जो पॉइंट है इनको अच्छे से बस याद कर सकते हैं, 3 नंबर में आप ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्रेरणा को परिभाषित करें। ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है स्वप्रेरणा, ठीक है, कि क्या होती है, ठीक है। स्वप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति या प्रेरणा है जो व्यक्ति को बिना बाहरी दबाव के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु क्या करती है प्रेरित करती है, ठीक है ना। ये क्या होती है स्वप्रेरणा होती है, ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वयं से पढ़ेंगे, ठीक है ना, किसी के बिना, किसी के बोले बिना ही आप अगर पढ़ते हैं तो वो क्या है आपकी स्वप्रेरणा। या आपको किसी गेम्स में अगर खेलना पसंद होता है या आपको जिम जाना पसंद है तो आप कोई बोलेगा नहीं फिर भी आप क्या करेंगे वो कार्य को करने लगते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है स्वप्रेरणा होती है, ठीक है। अर्थात जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा, उत्साह और सकारात्मक सोच के आधार पर क्या करता है मेहनत करता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम स्वप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में हेडर इंसर्ट को समझाइए। ये 3 अंक में पूछा गया, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हेडर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हेडर क्या है, हेडर वह भाग होता है पेज का जो प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। यदि ये पेज है, ठीक है ना, पेज के ऊपर भाग में जो दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं हेडर बोलते हैं, ठीक है ना। आपने देखे होंगे जिसमें सामान्यतः दस्तावेजों का क्या दिया जाता है, इसमें शीर्षक लिखा होता है ऊपर, ठीक है, लेखक का नाम लिखा हो सकता है, ठीक है, दिनांक लिखी हो सकती है, फिर पेज नंबर लिखे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं हेडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हेडर इंसर्ट करने की विधि के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेनू बार में इंसर्ट टैब पर क्या करते हैं क्लिक करते हैं, ठीक है ना। मेनू बार होता है, ठीक है, मेनू बार में क्या यहाँ ऊपर मेनू बार होता है, यहाँ पर इंसर्ट लिखा होगा तो उसमें क्या करेंगे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हेडर, फिर एक लिस्ट ओपन होगी तो उसमें हेडर ऑप्शन आएगा, हेडर का विकल्प का क्या करेंगे हम चयन करेंगे और फिर दिए गए डिजाइन में से किसी एक का चयन करते हैं, ठीक है, और आवश्यक जानकारी जो है वो हम टाइप करते हैं, ठीक है। कार्य पूर्ण होने पर क्या करते हैं
क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम हेडर को क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हेडर की तरह फुटर भी होता है। जो ये जानकारी जो दी गई है हेडर में, यही चीज अगर पेज के निचले भाग में अगर होती है तो उसे फुटर बोलते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से हम बोलते हैं हेड, हेड मतलब क्या होता है, सिर, सिर जो रहता है वो ऊपर होता है, इसी तरीके से हेडर जो रहता है वो पेज के ऊपरी भाग में होता है। ठीक है, और फुटर की अगर बात कर दें तो फुटर जो फुट जो होते हैं मतलब पैर नीचे होते हैं। ठीक है ना, तो पेज के निचले वाले भाग में क्या होता है, फुटर होता है। ठीक है ना, फुटर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पौधे में उत्पन्न होने वाले कोई 3 रोगों के नाम। देखिए 3 रोग पूछा है, मतलब ये क्या है, 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको केवल 3 रोगों के नाम बस बताना है इसमें और आपके 3 नंबर बन जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं, पौधे में उत्पन्न होने वाले 3 मुख्य रोगों के नाम लिखना। ठीक है ना, तो रोग के नाम कौन से हो गए, पहला क्या है झुलसा, जिसे अंग्रेजी में ब्लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, और तीसरा क्या है रस्ट। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से क्या है पौधे के 3 रोग हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा और भी रोग होते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे आपको बताया था एक भिगोना रोग होता है, भिगोना। ठीक है, भिगोना रोग जो होता है इसे आप क्या बोलते हैं, डंपिंग ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंपिंग ऑफ। ठीक है, डंपिंग ऑफ भी बोलते हैं, जो नर्सरी का जो है वो बहुत ही गंभीर रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा एक विल्ट रोग होता है। ठीक है ना, विल्ट भी आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, इसमें लेकिन 3 नंबर का पूछा है तो आपको कोई भी 3 रोगों के नाम बताना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में माइनिंग को समझाइए। ठीक है, माइनिंग को लिखिए, 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो माइनिंग आखिर होती क्या है, देखिए आपने चित्र में भी बताया गया है, पत्तियों में क्या सुरंग जैसी क्या बना दे रहा है, संरचना बन रही है। ठीक है ना, तो इसे ही क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है ना, माइनिंग मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। ठीक है ना, तो पत्तियों पे इस तरीके की संरचना जो बन रही है इसे ही क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है ना, ये कीट का नाम होता है जिसका नाम होता है लीफ माइनर। ठीक है, क्या होता है, एक कीट होता है जिसका नाम है क्या, लीफ माइनर, लीफ माइनर जो है एक कीट होता है। ठीक है ना, जो पत्तियों में क्या करता है, पत्तियों की झिल्लियों के नीचे क्या बनाता है, ये सुरंग बनाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोल रहा है, पत्तियों की माइनिंग बोल रहे हैं। ठीक है ना, माइनिंग कुछ पत्तियों में माइनर के लार्वा जो रहते हैं, ठीक है ना, ये मैगट बोलते हैं, पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह के बीच में क्या करते हैं, सतह के बीच में डाले जाते हैं। ठीक है ना, पत्तियों की सतह पर अनियमित सुरंग जैसी संरचना अंदर के ऊतकों को क्या कर लेते हैं, खा लेने के कारण बनती है। ठीक है ना, इस सुरंग के बीच में पत्तियों के ऊतकों को ये कीट क्या करता है, खाता है, जिसके कारण सुरंग जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है ना, सजावटी पौधे जैसे क्राइजेंथेमम, डहेलिया, डायंथस, साल्विया, वारवेना है, ठीक है, बारवेना आदि इस तरह के संक्रमण को देखा जाता है इनमें। ठीक है ना, इसे टनलिंग के कारण पत्तियों पर बनी सफेद पीली लाइनों द्वारा पहचाना जा सकता है। यदि पत्तियों के ऊपर अगर सफेद पीली लाइन अगर दिखाई दे रही है तो आप इससे समझ जाना कि इसमें किसका अटैक हुआ है, लीफ माइनर का अटैक हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी हमने वर्ष 2022 और 23 के जो क्वेश्चन हैं 3 नंबर के उनको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम वर्ष 2024 और 25 के क्वेश्चन जो हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।